यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो विजन है इसके यहाँ पर टेस्ट नंबर 1 है। यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम होना है 2026 में, जो 24 मई को होना है, 24 मई 2026 को। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो टेस्ट सीरीज है, ये टेस्ट सीरीज यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर टेस्ट नंबर इसका 1 है, राइट। पहला टेस्ट हमारा है ये पॉलिटी का, और यहाँ पर जो हमारे भारतीय राजस्थान और संविधान जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, उसका यहाँ पर टेस्ट पेपर है, राइट। तो देखो यहाँ पर सिलेबस क्या क्या है। सिलेबस इसमें भारतीय संविधान को लेकर के यहाँ पर संविधान जो हमारा वाद है ये, राइट। उद्देशिका संघ, उसके क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राइट, मूल कर्तव्य, और यहाँ पर संविधान की जो यहाँ पर मूल संरचना है और आपात उपबंध, ये सब, राइट। और यहाँ पर सिलेबस इसमें यहाँ पर जैसे कि राजनीतिक हमारी व्यवस्थाएं होंगी, ठीक है, संवैधानिक जो हमारा जो भारतीय संविधान है इसको लेकर के यहाँ पर जितने, देखो ये सब टॉपिक दे रखे हैं, इसके अंदर सब टॉपिक आपके ये दे रखे हैं संविधान के, ठीक है। और यहाँ पर देखो एनसीईआरटी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कवर कर रखी है। तो जो 9th 10th और 11th की यहाँ पर एनसीईआरटी है वो भी यहाँ पर इसमें जो क्वेश्चन है देखने को मिलेंगे इसके, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो 11वीं की एनसीईआरटी है वो भी है, प्लस यहाँ पर विजन का जो हमारा वैल्यू एडिशन जो मटेरियल है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से, देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी नागरिक की नागरिकता तब समाप्त हो जाती है यदि वह लगातार 5 वर्षों तक समान रूप से भारत के बाहर या भारत से बाहर निवास करता हो, ठीक है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा इसका जो रहेगा ये क्या होगा, आपको बताना सोच के पहला क्या होगा, राइट। देखो पहला स्टेटमेंट हमारा ऐसे इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेटमेंट बोला है कि जो हमारा नागरिकता अधिनियम 1955 होता है, इस अधिनियम में ये इसके पूर्व जो हमारे संविधान द्वारा अर्जित नागरिकता है समाप्त होने के 3 कारण वहाँ पर बताए गए। जैसे कि यहाँ पर स्वैच्छिक त्याग होता है, एक आप स्वैच्छिक यहाँ पर जो अपना मन होता है उससे त्याग कर सकते हो। यह बर्खास्तगी होता है, जब कोई नागरिक यहाँ पर स्वेच्छा से या किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसे यहाँ पर बर्खास्तगी का कारण कर लेता है, ठीक है। एक वंचना होती है जिसके द्वारा केंद्र जो होता है केंद्र सरकार वो भारतीय नागरिकता को अनिवार्य यहाँ पर समाप्ति के लिए बनाती है, राइट। तो यहाँ से पहला जो हमारा स्टेटमेंट रहेगा ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हमारा जो नागरिक है ये समान रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से निवास कर रहा हो, है ना, कितना 5 वर्षों से नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरी बात, वो तीनों बातें आपको याद रखनी, कौन कौन से त्याग कर सकता है, स्वैच्छिक से, बर्खास्तगी और वंचना से, ठीक है, तीनों बातें। सेकंड, वह भारत के संविधान के प्रति अनादर व्यक्त करता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यदि नागरिक जो है भारत के संविधान के प्रति अनादर व्यक्त किया हो तो भी यहाँ पर क्या है, समाप्त हो जाती है, सही हो जाएगा। तीसरा, पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्षों के दौरान नागरिकता को किसी भी देश में 2 वर्षों के कारावास हुआ हो, ठीक है, तो ये भी यहाँ पर त्याग हो सकता है उसमें भी, तो ठीक है। तो यहाँ से 2 बातें हमारी करेक्ट है, एक तो दूसरा और एक तीसरी बात। पहली बात यहाँ से हमारी गलत हो गई, कैसी आपको बताया मैंने, राइट। उसके साथ यहाँ पर मैंने 3 कारण भी आपको बताए, तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका सही पूछा है तो 2 और 3, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, मूल संरचना सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये सिद्धांत सर्वप्रथम, पहला है ये दूसरा है, ठीक है। ये सिद्धांत सर्वप्रथम मिनर्वा मिल्स वाद में प्रस्तुत किया गया था। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि मूल संरचना जो हमारा सिद्धांत है इसको पहली बार उच्चतम न्यायालय के द्वारा केशवरन भारतीवाद जो हमारा 1973 में प्रस्तुत किया गया था, और मिनर्वा मिल्स के बाद जो हमारा कब हुआ था 1980 में। ये मूल संरचना के सिद्धांत को पुनर्पुष्टि करता था, ना कि इसमें प्रस्तुत किया था, तो यहाँ से पहला गलत हो गया। दूसरा, पहली बात हमारी यहाँ से गलत होगी, ठीक है। दूसरा देखते हैं, यह संविधान संशोधन करने की संसद की अत्यंतिक जो हमारी शक्ति होती है उसका समर्थन करता है। सेकंड भी हमारे यहाँ से इसका गलत होगा, क्योंकि मूल संरचना का सिद्धांत ये सुनिश्चित करता है कि संसद के संविधान में संशोधन करने की शक्ति अत्यंतिक नहीं, ठीक है, अत्यंतिक होती है, एब्सोल्यूट जिसको बोलते हैं, ये नहीं, बल्कि संविधान के मूल सिद्धांतों जैसे कि पंथनिरपेक्षता, संघवाद, न्यायिक, इसका संरक्षण करता हो, ठीक है। तो सेकंड वाला हमारा ऐसे ये भी गलत हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट गलत है। आंसर क्या होगा, पहला भी गलत और दूसरा भी, तो आंसर हो जाएगा दूसरे का डी यहाँ से करेक्ट है। सही पूछा है तो कोई सही नहीं है, तो डी हमारा है यहाँ से गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में स्थापित राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, ठीक है, अभी भी करीब 1 वीक की जो पहले पेपर था, ये जून का पेपर लास्ट हो रहा, उसमें न्यूज़ में भी यहाँ पर हल्दी बोर्ड काफ़ी ज़्यादा था न्यूज़ में, ठीक है। तो करंट का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनवरी से न्यूज़ में, अभी भी न्यूज़ में था, राइट। तो यहाँ से क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के बारे में बताना है। बोर्ड का गठन नए हल्दी उत्पादों के अनुसंधान और विकास प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ पर किया गया है इसको, ठीक है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया। आपसे भी पूछ लेगा कि जो हमारा उद्घाटन किया था हाल ही में, तो किसके द्वारा किया गया, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया, तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड देश में हल्दी के क्षेत्र के जो समग्र विकास है और वृद्धि है उस पर ध्यान केंद्रित करेगा, और बोर्ड नए हल्दी जो उत्पाद है उसके अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन देगा, राइट। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। दूसरा, बोर्ड वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होगा। जो हमारा बोर्ड होगा
ये उद्योग वाणिज्य और एवं उद्योग जो मंत्रालय है उसके अंतर्गत यहाँ पर संचालित होगा। सेकंड क्या होगा, सेकंड भी करेक्ट है, ठीक है। जो हमारा इसको बोर्ड बनाया जाएगा, इसके अंदर एक संस्था बनाई जाएगी, वो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत ये संचालित की जाएगी, मैनेजमेंट की जाएगी इसको, ठीक है। तो ये भी सेकंड भी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, बोर्ड का मुख्यालय केरल में स्थापित किया जाएगा। तीसरा क्या होगा, देखो बहुत लोग क्या कहते हैं कि केरल में मतलब जो मसालों का उत्पादन ज़्यादा होता है तो केरल में इसका हेडक्वार्टर बना जाएगा, है ना। जैसे कि बहुत लोग नहीं पढ़ के मतलब यहाँ से अगर इसको नहीं पढ़ेंगे तो माइंड में उनको ये रहता है कि अगर ऐसा केरल है तो हो सकता है केरल, राइट। तो ये गलत है। तीसरा, केरल यहाँ पर नहीं होगा, राइट। इसका मुख्यालय तेलंगाना के निजामाबाद में स्थापित किया गया है, याद रखना है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही पूछा है तो ओनली 1 2 ए यहाँ से सही हो जाएगा तीसरे का। क्वेश्चन 4 है, भारत पोर्टल जिसका उद्देश्य पारदर्शी जो हमारे अपराध होते हैं उससे निपटने के लिए भारत में प्रयासों को सशक्त करना, निम्नलिखित में से किस एक एजेंसी का विकसित किया गया है ना, किस एक एजेंसी के द्वारा यहाँ पर विकसित किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथे का। देखो अभी हाल ही में न्यूज़ में था कि हमारा भारत पुल जो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग है उसके माध्यम से जो पारदर्शी हमारे अपराध है उसके विरुद्ध यहाँ पर सहायता को त्वरित कराई की जाएगी यहाँ पर, ठीक है। और ये केंद्रीय जांच ब्यूरो हमारी जो CBI है उसके द्वारा यहाँ पर ये विकसित किया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जो हमारा CBI है उसको, ठीक है। तो यहाँ से ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो आपको यही नहीं याद रखना कि केंद्रीय जांच ब्यूरो आपको CBI भी दे सकता है ऐसे करके, ठीक है। स्टेटमेंट आपको दे सकता है CBI, राइट, और दे देगा आप पर ED ऐसे करके, है ना। तो और हमारा वन्यजीव संस्थान जो होता है ना, तो यह सब करके ऐसे इंग्लिश में दे सकता है। तो CBI या केंद्रीय जांच ब्यूरो जो है हमारा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ए यहाँ से सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक संवैधानिक पद होता है, ठीक है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से इसका जो रहेगा 5वें का ये करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। पहली बात यहाँ से हमारी सही है क्योंकि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति यहाँ पर नियुक्त करेगा, राइट। एक यहाँ पर देखो 1956 के 7वें हमारा संविधान संशोधन के अधिनियम के अनुसार संविधान के भाग कौन सा 10, 5, 15 और 2 17, भाग 17 में अनुच्छेद 350, ठीक है। 350 का बी में जोड़ा गया अनुच्छेद यहाँ पर था ये, है ना। ये भी याद रखना है कौन से भाग में किस अनुच्छेद में यहाँ पर जोड़ा गया था, ठीक है। तो यहाँ से पहला स्टेटमेंट जो रहेगा करेक्ट है। दूसरा, ये संविधान के तहत भाषाई और धार्मिक जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं हमारे उनके उपबंधित रक्षोपाय में संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण करेगा। सेकंड क्या होगा, सेकंड गलत है क्योंकि ये संविधान के अंतर्गत भाषाई जो हमारे अल्पसंख्यक वर्ग हैं जिसमें कि हमारे धार्मिक जो अल्पसंख्यक होंगे उनके लिए नहीं बताया गया है, ठीक है। उनके लिए उपबंधित रक्षोपाय संबंधित सभी मामले का अन्वेषण करना विशेष अधिकारी का कर्तव्य होगा, है ना। यहाँ से सेकंड गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो धार्मिक के लिए होगा, बोला ना धार्मिक, यहाँ पर जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनके लिए यहाँ पर नहीं होगा ये, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर भाषाई जो हमारे अल्पसंख्यक वर्ग है उनके लिए, धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग के लिए नहीं, तो गलत हो गया। ओनली 1 करेक्ट है। 5वें का आंसर सही पूछा है तो एक ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 6, भारत के महाधिवक्ता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत के महाधिवक्ता का पद एक संवैधानिक पद होता है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा ऐसे इसका जो रहेगा ये गलत है। पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि भारत के महाधिवक्ता जो होता है इसका पद एक संवैधानिक पद नहीं होता है। ये पद एक वैधानिक पद है जिसे महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल को विधिक जो हमारे कर्तव्य हैं उसके निर्वहन के सहयोग के लिए यहाँ पर सर्जित किया गया है। भारतीय संविधान के आर्टिकल हमारा जो 76 है, ठीक है, उसमें केवल महान्यायवादी को उल्लेख यहाँ पर किया गया है, महाधिवक्ता का नहीं किया गया है। तो ये हमारे पहला गलत हो जाएगा। दूसरी बात, महाधिवक्ता और महान्यायवादी दोनों संसद की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत है क्योंकि महान्यायवादी जो होता है ये संविधान के आर्टिकल 88 आर्टिकल जो हमारा 88 होता है उसके तहत संसदीय कार्रवाई में भाग लेने और उपस्थित होने का अधिकार होता है, किंतु मताधिकार करने का अधिकार इसे नहीं होता है। तो यहाँ से हमारा ये गलत हो जाएगा। दोनों गलत है। पूछा सही कौन सा है तो कोई सही नहीं है। आंसर छठे का डी। क्वेश्चन 7वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है उद्देशिका प्रकृति में न्यायिक होती है। उद्देशिका प्रकृति में न्यायिक है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से रहेगा ये जो स्टेटमेंट पहले का है यहाँ से इसका गलत हो जाएगा। पहले हमारा कथन जो बोला है, कथन हमारी स्टेटमेंट यहाँ से कथन वाला पहला ये गलत है, राइट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर उद्देशिका प्रकृति में न्यायिक नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो हमारा केशवानंद भारती हुआ था 1973 उसमें उच्चतम न्यायालय ने ये व्यवस्था दी थी कि उद्देशिका संविधान का एक भाग होता है। न्यायालय में यह भी मानना था कि यहाँ पर उद्देशिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और संविधान का जो हमारे अध्ययन है उसके निर्वहन उद्देशिका में एक महान आदर्श और दृष्टिकोण के आलोक को लेकर किया जाना चाहिए इसको, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय ने पुनः इस बात की पुष्टि की थी कि उद्देशिका संविधान का एक आंतरिक भाग है ना, याद रखना है।
न्यायिक नहीं है। उद्देशिका संविधान का एक भाग है, ये हमारा करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये जो केशवन भारती बात 1973 के इसमें बताया गया था, तो यहाँ पर हमारा सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, पहले वाला गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? पहला गलत है और दूसरा सही है। डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा 7वें का। क्वेश्चन नंबर 8, वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला, ये एक अर्धन्यायिक निकाय है जिसका गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 6वें वर्ष यहाँ पर किया जाता है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारा ऐसे जाएगा, ये गलत है इसका, ठीक है। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि संविधान का आर्टिकल हमारा जो 280 है, ठीक है, इसमें भारत के राजकोषीय संवाद और संतुलन के यहाँ पर वित्त आयोग उसके गठन का प्रावधान किया गया है। ये एक अर्धन्यायिक हमारा निकाय होता है, राइट। ये हमारा एक अर्धन्यायिक निकाय है जिसका गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष पर किया जाता है, 6वें वर्ष में नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को इसका अध्यक्ष नियुक्त यहाँ पर किया जा सकता है। सेकंड क्या होगा? सेकंड बात हमारी करेक्ट है, क्योंकि वित्त आयोग यहाँ पर जो है अधिनियम 1951 उसके तहत संसद आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हता निर्दिष्ट करती है, क्या यहाँ पर इसकी अर्हता या फिर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। अधिनियम के अनुसार आयोग के अध्यक्ष का चयन उन व्यक्तियों से किया जाएगा जिन्हें उन लोग जो कार्य हैं उनका अनुभव प्राप्त हो। इसलिए राज्य के तीनों अंग कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका इससे संबंधित व्यक्ति का नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं, ठीक है। तो मद्रास उच्च न्यायालय जो है उसने उच्च न्यायाधीश हमारा जो है पीवी राजमन्नार चौबे, ये वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, उन्हें यहाँ पर नियुक्त किया था। तो पहला, ये सेकंड भी हमसे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा, इसकी अनुशंसाएं केवल सलाहकारी प्रकृति की होती है। तीसरी बात हमारे यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि वित्त आयोग एक अर्धन्यायिक निकाय है, किंतु इसकी जो अनुशंसाएं होती हैं सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती। इंपॉर्टेंट बात है, आपसे बोलेगा सरकार जो हमारी इसकी जो बात होती है ना, या इसकी जो अनुशंसाएं होती हैं वो सरकार के लिए बाध्यकारी होंगी, तो गलत है, ये बाध्यकारी नहीं होती हैं। ये अनुशंसाएं केवल सलाहकारी प्रकृति की होती हैं, तो ये करेक्ट हो जाएगा। दोनों बातें सही है, 2 और 3, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कितने सही है? 2, बी करेक्ट हो जाएगा 8वें का। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में नोरो वायरस के मामले में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। नोरो वायरस प्रसारित होता है किसमें, कैसे प्रसारित होगा? ये देखो, जो हमारा नोरो वायरस है ये प्रसारित होगा एक तो दूषित भोजन या जल के सेवन से होता है, ठीक है। दूसरी बात, ये मल, मुख, फेकल, ओरल में, ये भी संक्रमित व्यक्ति का सीधे संपर्क में आने से भी, हाथ मिलाने से भी, है ना। तो यहाँ से तीनों बातें जो हैं ये करेक्ट हो जाएंगी। जो हमारा देखो नोवो वायरस है वातावरण में तुलनात्मक रूप से अधिक प्रतिरोधी होते हैं, क्योंकि वे गलनांक तापमान के साथ साथ यहाँ पर उच्च तापमान जैसे कि 60 डिग्री जो हमारा टेम्परेचर होता है उसमें भी यहाँ पर जीवित रह सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपसे बोलेगा तो हमारा नोवो वायरस इसके बारे में विचार करना है। ये बोलेगा कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ये नहीं रह सकता है, तो क्या गलत है, क्योंकि 50 से 60 डिग्री से ऊपर यहाँ पर रह सकता है, है ना। ये बात आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, राइट। ये मुख्यतः जो मलाशय होते हैं, जो हमारा फेकल ओरल होता है उस मार्ग से प्रसारित होता है, चाहे वह संक्रमित भोजन हो या जल के सेवन हो, राइट। तो ये मैंने आपको बताया यहाँ से ऊपर स्टेटमेंट में तीनों बातें करेक्ट है। और जहाँ पे जो मैंने बताया कि 60 जो डिग्री है सेंटीग्रेड उस तक भी यहाँ पर जीवित रह सकता है, एक स्टेटमेंट आप यहाँ पर और नोट कर लोगे, ठीक है। तो 9वें का आंसर हो जाएगा हमारा, सही पूछा है तो डी 1 2 3। क्वेश्चन 10 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। बालकों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना, राइट। आय प्रतिष्ठा सुविधाएं जो उनके अवसरों को यहाँ पर असमानताओं को कम करना, पर्यावरण संरक्षण में संवर्धन होते हैं और वन तथा वन्यजीवों की रक्षा करना। इनमें से कितने नीति निर्देशक जो हमारे तत्व होते हैं, मतलब कितने निर्देशक जो तत्व हैं उसके संविधान के 44वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, राइट। देखो इसमें से जो जोड़े गए थे यहाँ से आपका हो जाएगा, एक तो जो पहला स्टेटमेंट है ना, यहाँ से क्या होगा, जो बालकों के लिए स्वास्थ्य विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना, राइट। तो यहाँ पर ये आर्टिकल हमारे आंसर दे रखा है 39 में बता रखा है, तो हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, राइट। उसके बाद समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क वितरण सहायता प्रोत्साहन देना, यहाँ पर नहीं दे रखा है, तो आप नोट कर सकते हो, एक्स्ट्रा 39A हो जाएगा, ठीक है। और एक और पॉइंट नोट कर सकते हो, सेकंड पॉइंट ये बताया, थर्ड पॉइंट आप बता रहा हूँ, जैसे कि आप उद्योगों और प्रबंधन के लिए कर्मकार हैं, ठीक है, उनमें भाग लेना सुनिश्चित करना, उसमें उठाएगा जो कदम होता है वो भी आर्टिकल हमारा 43 का ए हो जाएगा। तो 3 बातें आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। ये आय प्रतिष्ठा सुविधाओं को, अवसरों को, असमानता को कम करना, ये हमारा इसमें नहीं शामिल है और ये भी शामिल नहीं है, ठीक है। जो शामिल है मैंने एक ये बताया, दूसरा ये और तीसरा ये, तीनों ये नोट कर सकते हो। तो सिर्फ हमारा पहला यहाँ से करेक्ट है, 10वें का एक यहाँ से आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन 11 है, निम्नलिखित में से कौन से प्रत्यक्ष जो हमारे लोकतंत्र है उसके साधन है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन इनमें से कौन से, ये बताना है आपको। पहला परिपरीक्षा, रेफरेंडम, ठीक है, रेफरेंडम और प्रत्याशी को वापस बुलाना, पहल, जन्म संग्रह। इनमें से कोड का प्रयोग करके बताना है कौन सा हमारा प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन है, राइट। देखो प्रत्यक्ष हमारे लोकतंत्र के जो साधन हो गए, प्रत्यक्ष हमारे जो लोकतंत्र होते हैं, ये लोकतंत्र हमारा 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ठीक है। प्रत्यक्ष हमारा लोकतंत्र लोग अपनी शक्ति का प्रयोग करके, बल्कि जहाँ पर
अपने रूप में करते हैं, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर स्विट्जरलैंड में देखा जा सकता है ना। प्रत्यक्ष के बारे में आपने देख लिया है, राइट। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र 4 हमारे मुख्य साधन होते हैं। एक तो परिप्रेक्षा, ठीक है, दूसरा पहल दे रखा है यहाँ पर, तीसरा हो सकता है प्रत्याशी को वापस बुलाना, ये भी यहाँ पर हो सकता है, राइट, और जनमत संग्रह ये भी यहाँ पर हो सकता है। चारों हमारे क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के एग्जाम्पल है, ये बता सकते हो ऐसा, राइट। तो ये चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको लिख लेना है आपको, राइट। तो यहाँ से आंसर आपको हो जाएगा 1 2 3 4 डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित पर विचार करना है। लिखित संविधान, राष्ट्रीय जो हमारे क्षेत्रीय जो हमारे सरकार है उसके मध्य शक्तियों का विभाजन, एकीकृत न्यायपालिका, लचीला संविधान, इनमें से कौन सी संविधान की संघीय विशेषताएं? संघीय विशेषता में से कौन सी हैं? देखो पहली बात हमारी लिखित संविधान हमारा क्या है, ये हमारी संघीय व्यवस्थाएं की विशेषताएं है ना। कौन कौन सी है? एक तो पहला हमारा करेक्ट है। दूसरी बात कठोर संविधान है ना, कठोर संविधान होना चाहिए, यहाँ पर लचीला संविधान नहीं होना चाहिए, ये गलत है, इसकी जगह कठोर संविधान आप लिख लो, ठीक है, कठोर संविधान, यहाँ से चौथा वाला गलत हो गया। तीसरा एकीकृत बोला है ना, तो एकीकृत क्या होगा? तीसरा वाला एकीकृत भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका होना चाहिए, राइट, एकीकृत न्यायपालिका नहीं होना चाहिए, इसकी जगह आप लिख लो स्वतंत्र न्यायपालिका। जो सही स्टेटमेंट है ये वाले सही है, ये तो दोनों गलत हो गए, ठीक है। राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन है ना, ये हमारा करेक्ट है, ये सही है। एक और पॉइंट यहाँ पर एक्स्ट्रा लिख सकते हो, 2 मैंने ये बताया और 2 ये, 4 हो गए, 2 ये और 2 ये, 4 हो गए। और देखो एक पॉइंट और लिख सकते हो, द्विसदनी, जो हमारी द्विसदनी विधायिका होती है, ये लिख सकते हो। तो टोटल आपके 5 पॉइंट ये सही हो जाएंगे और 2 पॉइंट आपके गलत हैं, ठीक है। तो आंसर हमारा यहाँ से जो इस वाले से देखेंगे तो आंसर हमारा सिर्फ यहाँ पे 2 करेक्ट है, एक तो पहला और एक यहाँ से पहला सही था और एक यहाँ से हमारा दूसरा सही था, ठीक है, बाकी 3 और 4 गलत हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा 12 का सी, 1 और 2 सही पूछा है। तो ध्यान से देखना है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एकीकृत न्यायपालिका बता रहा है ना, या स्वतंत्र न्यायपालिका बता रहा है। इसमें वो नहीं, एकदम से डाउट नहीं करना है कि स्वतंत्र न्यायपालिका की एकीकृत न्यायपालिका है, ठीक है। तो याद रखना है कि क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन 13, भारतीय नागरिक जो भारतीय संविधान है उसमें ऐतिहासिक आधार पर संबंध में निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत पोर्टफोलियो को मान्यता प्रदान की गई थी, राइट। देखो यहाँ से जो पोर्टफोलियो के तहत मान्यता प्रदान की गई थी, यहाँ से हो जाएगा 13 का आंसर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया के बारे में आपको विचार करना है। देखो संविधान जो हमारा संशोधन है, ये विधेयक लोकसभा में किसी निजी सदस्य द्वारा पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है, पहला स्टेटमेंट है। पहला यहाँ से क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा ये गलत हो जाएगा क्योंकि संविधान का ऐसा कोई भी प्रतिबंध यहाँ पर नहीं लगाया गया कि संविधान के संशोधन को पुनर्स्थापित कर सकता हो, राइट। किसी निजी सदस्य या कोई संसद का सदस्य जो भी मंत्री नहीं है वो भी ऐसा यहाँ पर विधेयक को पुनर्स्थापित कर सकता है, तो पहला गलत हो गया। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संवैधानिक संशोधन को मूल अधिकारों में उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। सेकंड क्या होगा? सेकंड हमारे यहाँ से करेक्ट है, पहला गलत था, दूसरा यहाँ से सही है। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा हमारा 14 का सही पूछा तो बी। 50 नंबर 15, हाल ही में मराठी भाषा को आधिकारिक तौर पर शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। मराठी के अतिरिक्त निम्नलिखित में से भाषाओं में से समूह में से किसी शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? करेक्ट आंसर हो जाएगा शास्त्रीय भाषा के रूप में जो मान्यता प्राप्त है, एक तो यहाँ से हो जाएगा तमिल, ठीक है, तमिल यहाँ से हो जाएगा। तमिल के बाद आपको तमिल हमारा कब हुआ था? 2004 में, है ना। ये संस्कृत यहाँ पर 2005 में हुआ था। कन्नड़ कब हुई थी? ये 2008 में, राइट। और पाली यहाँ पर कब हुई थी? पाली आपको यहाँ से हुई थी पाली अभी हाल ही में यहाँ पर, मतलब पाली व प्राकृतिक को लेकर यहाँ पर इसमें दर्जा प्रदान करने के यहाँ पर स्वीकृति दे दी गई है ना, तो पाली भी ऐड हो गया यहाँ पर। तो यहाँ से 15 का जो आंसर हो जाएगा ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 60 नंबर क्वेश्चन 16 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत के लिए उपयोगी रहे क्योंकि, है ना, क्यों रहे? क्योंकि यहाँ पर देखो राज्य के जो हमारे नीति निर्देशक तत्व होते हैं ना तो कोई विधिक अधिकार प्रदान करते हैं और ना ही कोई विधिक उपचार के लिए प्रदान करते हैं, ठीक है। तो फिर भी यहाँ पर निम्नलिखित तरीकों से यहाँ पर महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जैसे कि वे जो अनुदेश होते हैं उनकी तरह या भारतीय संघ है उनको अधिकृत संबोधन करने के लिए यहाँ पर संतुष्टि रख सके, वे उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक मूल सिद्धांत को स्मरण करते हो जिनकी संविधान की उपलक्ष्य बताया गया हो। तो पहला स्टेटमेंट हमारा जो रहेगा 16 का, यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा। ये विधि संवैधानिक वैधता निर्धारित करने में न्यायालय की सहायता करते हैं, ये भी स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये सहायता करते हैं, ठीक है, ये भी बात सही है क्योंकि न्यायालयों के लिए यहाँ पर उपयोगी मार्गदर्शन के रूप में काम करते हैं और न्यायालयों की समीक्षा और शक्ति को प्रयोग करके उनकी सहायता करते हैं, ये भी करेक्ट हो जाएगा। तीसरी बात है,
तीसरी बात है, ये सत्तारूढ़ दल की राजनीतिक विचारधारा से परे और साझा राजनीतिक घोषणापत्र के रूप में काम करते हैं। तीसरा क्या होगा, तीसरा भी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। तीनों बातें यहाँ से हमारी करेक्ट हैं 16 नंबर में। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 16 नंबर का आंसर हो जाएगा, पूछे कौन सा सही है, तो 1, 2, 3 तीनों सही है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं भारत के लिए उपयोगी रहे, क्योंकि यहाँ पर तीनों बातें एकदम सही हैं। क्योंकि यहाँ पर ये आप देखो, ये क्वेश्चन को लिख के ऐसे बना के आप ऐसे करके तीनों पॉइंट नोट कर सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन 17 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से 1949 में हस्ताक्षरित संविधान के मूल उद्देशिका में शामिल नहीं थे? ठीक है, ये पूछा है। देखो कौन कौन नहीं थे, ये यहाँ से आपको बताना है, राइट। देखो एक तो हमारा समाजवादी नहीं था और दूसरा आपका पंथ निरपेक्ष नहीं थे। ये दोनों यहाँ पर नहीं थे, क्योंकि जब संविधान में उद्देशिका शामिल की गई थी तब उनमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शामिल नहीं थे। अभी तक यहाँ पर उद्देशिका में सिर्फ एक बार 1976 में, वो भी 42वें संविधान संशोधन में यहाँ पर अधिनियम के तहत यहाँ पर संशोधित किया गया था। उसके तहत यहाँ पर उद्देशिका में 3 नए यहाँ पर पद समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे। तो आंसर हमारा सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 18वें का ए, जे.बी. कृपलानी। यहाँ पर ये नहीं थे। ठीक है, कौन कौन थे यहाँ पर जो सदस्य इनके, इसमें से 7 सदस्य टोटल, है ना। 3 तो आपके ये हो गए, जिसमें से चौथा आपका डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, है ना, चौथे हो गए। 5वां यहाँ से हो जाएगा डॉक्टर के.एम. मुंशी, राइट। के.एम. मुंशी तो यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, चलो ये देख लेते हैं। और एम. माधवराव, राइट। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, तो 3 ये ऐड हो गए और 3 हमारी ये करीब, है ना। तो करीब एक और यहाँ से कोई छूटा होगा, जैसे कि यहाँ पर बी.आर. अम्बेडकर, अल्लादी स्वामी कृष्णा अय्यर और टी. माधवराव, और एक हो जाएंगे आपके सर सैयद सहमदुल्ला, यहाँ पर दे रखा है ये, ठीक है। तो टोटल 7 है यहाँ पर। हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ से नहीं है, वो कौन से, यहाँ से ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जे.बी. कृपलानी नहीं है। क्वेश्चन 19। हाल ही में चतुर्पक्षीय सुरक्षा वार्ता क्वाड समूह ने अपने सहयोग की 20वीं वर्षगांठ यहाँ पर मनाई है। निम्नलिखित में से किस देशों के क्वाड समूह के सदस्य हैं? करेक्ट आंसर हो जाएंगे 19 का यहाँ से। ये जो सदस्य हैं इसके, एक तो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सबको पता है, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। तो बी हमारा जो स्टेटमेंट होगा इसका, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का, राइट। 20 नंबर देखते हैं। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा जो रहेगा ये गलत है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या होगा, गलत है, क्योंकि हमारा जो अनुच्छेद 19 है इसके द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों के ऊपर युद्ध या जो हमारे बाह्य जो आक्रमण है उसके आधार पर घोषित राष्ट्रीय आपातकाल में ही निलंबित किए जा सकते हैं, ना कि बाह्य सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, राष्ट्रपति कुछ मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित कर सकता है। सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारा करेक्ट है, क्योंकि आर्टिकल हम बताया गया, आर्टिकल 359 में बात बताई गई, क्योंकि राष्ट्रपति जो है इसको राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय में जाने के लिए अधिकार को निलंबित करने के लिए अधिकृत कर सकता है। आंसर क्या होगा, ओनली टू बी, यहाँ से 20 का आंसर हो जाएगा। 21। हाल ही में भारत ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को अपनी चौथी जो द्विवार्षिक रिपोर्टें प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट में के अनुसार में जो हमारी GHG है, मतलब जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है, उसमें निम्नलिखित क्षेत्रों को में से योगदान के आधार पर उनके औरही क्रम में देना है। ठीक, कौन कौन से यहाँ पर इसके औरही क्रम में योगदान देते हैं जो ग्रीन हाउस गैस का। तो आंसर हो जाएगा हमारा 21 का यहाँ से। देखो 21 का यहाँ से आपका हो जाएगा क्षेत्रवार के हिसाब से उत्सर्जन में। एक तो आपका हो जाएगा पहले ऊर्जा, है ना, ऊर्जा पर दे रखा है, हाँ, तो ऊर्जा यहाँ से आपका आ जाएगा पहले में, ठीक है, ऊर्जा हो जाएगा। ऊर्जा आपका कितना है, करीब मान सकते हैं 75%, है ना, ऊर्जा 75%, चौथा नंबर स्टेटमेंट। और उसके बाद हो जाएगा यहाँ से आपका कृषि दे रखा है, हाँ, कृषि पहले नंबर में दे रखा है, तो कृषि का कितना परसेंट, कृषि का 13.7% मान सकते हो, राइट। ये 4-1 हो गया। उसके बाद आपको हो जाएगा औद्योगिक प्रक्रिया और उत्पाद उद्योग जो होते हैं, ये 8%, है ना, ये 3 नंबर, इसके 8% हो जाएगा ये, राइट। उसके बाद आपको बचेगा यहाँ पर क्या, अपशिष्ट, या हाँ अपशिष्ट बोल सकते हो। अपशिष्ट आपको हो जाएगा कितना परसेंट, 2%। तो चौथा हमारा अपशिष्ट कितने, 2 नंबर में आ रहा है, तो यहाँ पर 2% ही है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 4, 1, 3, 2, ठीक है, 4, 1, 3, 2 हमारा आंसर हो जाएगा 4, 1, 3, 2 बी नंबर में। 21 का बी करेक्ट आंसर है। 22 यहाँ से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है ये बताना है, ठीक है। देखो यहाँ पर जो बात हमारी सही होगी, इसमें से जो हमारी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है उसके बारे में यहाँ पर सही बात है,
इस अधिनियम के द्वारा वाइसराय का पद समाप्त कर दिया गया था। ये स्टेटमेंट क्या हमारा यहाँ से सही हो गया। इस अधिनियम के द्वारा पर जो संविधान सभा को जो पूर्ण संप्रभु निकाय था वो बना दिया गया था, और इस अधिनियम में ही संविधान सभा को भारत के संबंध में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को निरस्त करने या उसमें संशोधन करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया था। ठीक है, ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इस अधिनियम के द्वारा वाइसराय का पद समाप्त कर दिया गया था, और प्रत्येक अधिराज डोमिनियन के लिए यहाँ पर एक गवर्नर जनरल के यहाँ पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। तो 2-3 बातें आपको यहाँ से याद रखनी है, तो आंसर हमारा हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में ये बात एकदम करेक्ट है। ठीक है, अगला देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित पर आपको विचार करना है। अनुच्छेद 17, 23, 24 इसमें से मूल अधिकारों में कितने केवल राज्य की कार्रवाई के विरुद्ध यहाँ पर संरक्षण प्रदान करते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा जो राज्य को जो प्रदान करते हैं इनमें से एक तो देखो, संविधान के जो भाग 3 के अंतर्गत सभी हमारे मूल अधिकार राज्य की कार्रवाई के विरुद्ध यहाँ पर संरक्षण प्रदान करते हैं। हालांकि कुछ मूल अधिकार जो है निजी व्यक्तियों के लिए कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध है ना। उनमें से आपका आर्टिकल 15(2) है ना, और जिसमें हमारा कहा गया है कि कोई भी यहाँ पर नागरिक केवल धर्म और मूलवंश जाति के आधार पर यहाँ पर किसी से यहाँ पर आधार पर निम्नलिखित में से संबंध में आप निर्बंध के आधार पर शर्त नहीं रख सकते हो। ठीक है, और दुकानों सार्वजनिक भोजनालय को लेकर है ना, पूर्णतः भारत में जो राज विधि है उनको लेकर के, सड़क और जो सार्वजनिक जो समागम उसमें यहाँ पर आप ये सब जो जाति लिंग उस पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हो। राइट, तो आर्टिकल जो हमारा 17 है ये स्पष्टता का अंत करता है, तो किसी भी रूप में यहाँ पर इसके आचरण को निषिद्ध करता है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, संरक्षण नहीं देता। दूसरा यहाँ से 23 है, आर्टिकल 23, यह मानव के जो हमारे दुर्व्यवहार, बेगार या बाल श्रम जो होते हैं, इसी प्रकार के यहाँ पर जो बालाश्रम है उस पर प्रतिबंध लगाता है ना। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इसका संरक्षण प्रदान करते हैं, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। आर्टिकल 24 क्या कहता है, ये 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं जो उनकी कारखानों को जो प्रतिबंध करते हैं उनको यहाँ पर काम करने से प्रतिबंध लगाता है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। पूछे कि इनमें से मूल अधिकार कितने केवल राज्य की कार्रवाई के विरुद्ध यहाँ पर संरक्षण प्रदान करते हैं, तो इनमें से कोई नहीं करते हैं, है ना। तो आंसर हमारा डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24 देखते हैं। प्रादेशिक सेना ने गोमती नदी का पुनरुद्धार करने के लिए गंगा टास्क फोर्स इसका गठन किया था। इस संदर्भ में गोमती नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गोमती नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है। पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा इसका जो रहेगा ये गलत, एकदम पूरा गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के यहाँ पर पीलीभीत जिले में है ना, भारत के उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में के पास स्थित गोमत ताल से यहाँ पर होता है, तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा। पहला, लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर शहर गोमती के तट पर स्थित है। सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारे यहाँ से करेक्ट है, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर शहर गोमती के तट पर स्थित है। आंसर सही पूछा है तो बी। क्वेश्चन नंबर 25, संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, शांति का पूर्ण पृथक्करण, विधायिका को भंग करने संबंधी कार्यपालिका का अधिकार, इनमें से कौन यहाँ पर सही है जो संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में सही विशेषता बताता है? राइट, पहला स्टेटमेंट देखो, पहला बोला है सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, ये हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री सहित यहाँ पर सभी मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर सामूहिक उत्तरदायित्व संबंधी जो व्यवस्था है एक प्रमुख विशेषता होती है। राइट, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधायिका जैसे कि भारत में यहाँ पर जो लोकसभा है उसके प्रति उत्तरदायी होती है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। शक्ति का पूर्णता पृथक्करण, सेकंड क्या होगा, सेकंड बात गलत है, क्योंकि संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों का कोई यहाँ पर कठोर पृथक्करण नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। तीसरा, विधायिका को भंग करने के लिए संबंधी कार्यपालिका का अधिकार, तीसरा से करेक्ट होगा, क्योंकि संसदीय हमारी प्रणाली होती है इसमें कार्यपालिका जैसे कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है, इसको विधायिका जैसे कि भारत के लोकसभा उसको भंग करने के यहाँ पर सिफारिश करने का अधिकार होता है। इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्र के प्रमुख जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं उनके द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाता है। राइट, तो यहाँ पर इसका अधिकार बोला है कि भंग करने का कार्यपालिका का अधिकार है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सॉरी सही हो जाएगा, ये तीसरा गलत नहीं, तीसरा सही है, क्योंकि यहाँ पर विधायिका को भंग करने संबंधी कार्यपालिका का अधिकार होगा ये। राइट, तो तीसरा हमारा करेक्ट है और पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो 1 और 3 हमारे यहाँ से करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा 25 का ए। ठीक है, 1 और 3 विधायिका वाला यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट मिस्टेक हो गया था बोलने से, जो तीसरा वाला रहेगा ये करेक्ट है ना, क्योंकि यहाँ पर कार्यपालिका का अधिकार होता है कि विधायिका को भंग करने संबंधी जो यहाँ पर जो बात होगी वो प्रधानमंत्री की सलाह से कर सकता है। राइट, तो 1 और 3 सही है, ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। 26 नंबर, हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने खड़िया जिसको बोलते हैं सोप स्टोन के अनियमित खनन के लिए अधिकारियों को फटकार लगाई है, और खड़िया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में खड़िया का भंडार 50% से अधिक हिस्सा राजस्थान में संचित है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा हो जाएगा ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा यहाँ से खड़िया एक कायांतरी चट्टान
है जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खनिज टैल्क से निर्मित होता है। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि इसे स्टीटाइट जो होते हैं उसके नाम से भी जाना जाता है। ये एक रूपांतरित चट्टान है जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खनिज हमारे टैल्क होते हैं उनसे निर्मित होता है। दोनों बातें करेक्ट है। आंसर 26 का सी। 27, भारत के मान्यवादी जो हमारे अटॉर्नी जनरल होते हैं एजी, उनके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, इसे संसद को प्रदत्त सभी जो उन्मुक्तियाँ होती हैं विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं या प्रदान किए जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, भारत के मान्यवादी संघ की कार्यकारिणी होती है उसका एक अंग होता है। सेकंड भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा भंग होने पर वह स्वतः ही त्यागपत्र दे देता है। तीसरा हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा जब भंग होती है ना, उसके बाद मान्यवादी स्वतः ही त्यागपत्र नहीं देता है, वह मान्यवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करता है। राइट, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। सही पूछा है तो ओनली 1 2 ए करेक्ट है। 28 है, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जो है उसका कार्य नहीं है। राइट, करेक्ट आंसर हो जाएगा सीबीआई का कार्य में से नहीं है जो बम विस्फोट, विमान और जहाज़ों की जो हाईजैकिंग है। राइट, ये परमाणु प्रतिष्ठान के हमले तथा सामूहिक जो विनाश हथियार है उसके लिए उपयोग सहित आतंकवादी के हमलों की जांच करना ये सीबीआई नहीं करता है। ठीक है, ये हमारा जो कार्मिक मंत्रालय वो यहाँ पर ये देखता है। ठीक है, तो ये हमारा ये गलत हो जाएगा। यहाँ से आंसर क्या होगा? आंसर हमारा ऐसा हो जाएगा इसका 28 का बी स्टेटमेंट यहाँ से गलत है ना। यहाँ से गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पूछा कौन सा नहीं सही है, मतलब कौन सा गलत है। सी नंबर स्टेटमेंट, पेशेवर अधिकारी को या संगठित जो हमारे गिरोह हैं उनके द्वारा किए गए राष्ट्रीय जो अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव उसको गंभीर रूप से जांच करता है, ये हमारा करेक्ट है। अपराधों के आंकड़ों के अनुरक्षण के लिए यहाँ पर आपराधिक सूचनाओं का प्रसार करता है, ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर जो बी नंबर स्टेटमेंट है ये यहाँ से गलत होगा। राइट, जो हमारी एनआईए होती है, एनआईए यहाँ पर इसकी जाँच करती है। एनआईए और यहाँ पर कुछ टर्म के लिए जैसी रही थी वो यहाँ पे जो हमारे यहाँ पर भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी है उसको भी यहाँ पर दे सकते हैं। राइट, तो हमारा एनआईए के अंतर्गत ही ये पूछ आएगा। राइट, तो हमारा आंसर हो जाएगा 28 का बी जो गलत है। ठीक है। 29, यदि बंदी बनाए गए किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का तरीका आधार वैध नहीं है तो उसे मुक्त करने के लिए न्यायालय की निम्नलिखित में से कौन सी रिट यहाँ पर जारी कर सकता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जो रिट जारी करेगा ये करेगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण हमारा ये रिट का अर्थ होता है कि उच्चतम जो हमारे न्यायालय हैं, ठीक है, या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय ये आदेश देता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को उसके समक्ष पेश किया जाना चाहिए, प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि गिरफ्तारी का तरीका या आधार वैध या संतोषजनक नहीं है तो न्यायालय द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को रिहा करने का आदेश भी दे सकता है। ये हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण बताता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि लोकपाल गठित क्या जो समिति है कौन कौन यहाँ पे शामिल हो सकते हैं। इसमें जो शामिल होंगे इसमें कौन कौन हो सकते हैं? एक तो देखो यहाँ पे प्रधानमंत्री होगा। राइट, उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ से हो जाएगा। राइट, उसके बाद हो जाएगा आपका भारत का मुख्य न्यायाधीश। राइट, उसके बाद आपका लोकसभा का जो अध्यक्ष है ये भी होता है और लोकसभा में विपक्ष का नेता भी होता है। ठीक है, अब बचा कौन? बचा यहाँ पर एक विख्यात विधिवेता, ये भी यहाँ पर हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पर ये भी हो जाना चाहिए। आंसर यहाँ हो जाएगा इसका 5, 1 2 3 4 5 है ना। चयन समिति के प्रथम जो 4 सदस्य हैं उसकी सिफारिश के आधार पर भारत राष्ट्रपति द्वारा एक सर्वसम्मति से नामित एक विख्यात विधिवेता होता है, जो विधिवेता उसको यहाँ पर चुनेगा। ठीक है, तो ये भी होगा। तो पाँचों यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे। आंसर 30 का बी। 31 नंबर है, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसके तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत की गई थी। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से हमारे इसकी रहेगी ये गलत है, क्योंकि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत 1909 के अधिनियम के तहत यहाँ पर की गई थी। राइट, यहाँ पर जो 1919 के तहत यहाँ पर नहीं किया गया, तो ये गलत हो जाएगा। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनी विधायिका का प्रावधान किया गया था, ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसने भारत की विधान परिषद को 2 सदनों वाली विधायिका जो होती है द्विसदनी विधायिका को प्रतिस्थापित कर दिया था और दोनों सदनों के लिए यहाँ पर निर्वाचन जो मुख्यतः है प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा यहाँ पर शामिल किए जाने थे। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दोनों ऐसे गलत हैं, तो आंसर 31 का होगा डी। कोई सही नहीं है, सही पूछा तो कोई सही नहीं है। 32, आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा साइंस पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, देखते हैं इसको। देखो यहाँ से जो हमारा तीसरा स्टेटमेंट है, भारत UNCEBD का सदस्य नहीं है, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। राइट, क्योंकि जो हाल ही में भारत
जो है आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा साइंस संयुक्त राष्ट्र जो हमारे विशेषज्ञ हैं समिति UNCBD इसको उसमें शामिल हो गया है। अभी रिसेंटली न्यूज़ में अगर यहाँ पर क्वेश्चन 2026 में पूछता है तो यहाँ पर शामिल हो चुका है। अगर ये क्वेश्चन 2025 में पूछता तो यहाँ पर शामिल नहीं हुआ था, तो भी शामिल हो चुका था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अभी 25 ये जनवरी का करंट अफेयर्स यहाँ पर इसमें ऐड है, राइट। अगर एक साल पहले और भी पेपर पूछता तो यहाँ पर नहीं होता, लेकिन अभी आज के हिसाब से यहाँ पर शामिल हो चुका है। अगर नेक्स्ट पेपर में पूछता है तो अभी जो भी जितने भी एग्जाम आएंगे उसमें अगर क्वेश्चन रहता है तो यहाँ पर शामिल हो चुका है, तो ये चीज़ आपको मारना है आंसर, ठीक है। तो 32 का आंसर हमारा जो जाएगा यहाँ से सी करेक्ट आंसर है। 33, हाल ही में सुर्खियों में रहे वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था ये वाला, ठीक है। तो देखते हैं इसमें, ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। पहला स्टेटमेंट क्या होगा इसका? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहली बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय जनजाति जो हमारा कार्य मंत्रालय है उसने मध्य प्रदेश सरकार की वीरांगना दुर्गावती जो टाइगर रिजर्व है उसके आसपास यहाँ पर जो क्षेत्र में रहने वाले समुदाय हैं उसके वन अधिकार जो हमारा अधिनियम है FRA है ना 2006 में जो आता है उसके तहत निर्धारित वन अधिकारों को कथित तौर पर उल्लंघन की जांच करने के निर्देश भी दिए। और यहाँ से जो दुर्गावती टाइगर रिजर्व है ये मध्य प्रदेश का सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिलों में विस्तारित है। इंद्रावती नदी इस बाघ अभ्यारण्य से होकर प्रवाहित होती है। सेकंड क्या होगा? सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि इसमें नौरादोही वन्य जीव अभ्यारण्य है और वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य क्षेत्र में शामिल जो नौरादही एक विशिष्ट संरक्षित क्षेत्र है। इसमें भारत की 2 प्रमुख नदियाँ, एक तो गंगा और नर्मदा यहाँ पर शामिल है। यहाँ पर इंद्रावती नहीं होगी, गलत हो जाएगा। सही पूछा है तो 33 का आंसर हो जाएगा, केवल एक ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। 34, हाल ही में सुर्खियों में रहे हुलुगोपार गिब्बन वन्यजीव अभ्यारण्य के संबंध में निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का डी, ये असम में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे अभी हाल ही में न्यूज़ में था तो इस वजह से याद रखना है आपको। 35, निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं भारत में लोकपाल के क्षेत्राधिकार में आती है? लोकपाल के क्षेत्राधिकार में से कौन कौन सी आती हैं आप ये बोल सकते हो, ठीक है। देखो, लोकपाल के हमारा एक संवैधानिक निकाय है, इसकी स्थापना लोकपाल जो हमारा लोकायुक्त अधिनियम 2013 था उसके तहत यहाँ पर की गई थी, ठीक है। ये ओम्बड्समैन के रूप में भी काम करता है, राइट। देखो, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत होगा, क्योंकि ये लोकपाल के क्षेत्राधिकार मंत्री को विस्तृत है, लेकिन ये संसद के मंत्रियों के लिए और सदस्यों के लिए जो हमारा इनका वक्तव्य होगा उसके मामले में जांच नहीं कर सकता है ना, ये गलत हो जाएगा। सभी सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान को लेकर के यहाँ पर क्या ये अधिकार में आता है इसका? तो ये भी नहीं आएगा, क्योंकि सरकार द्वारा सहायता प्राप्त जो हमारे संस्थान है उसमें लोकपाल क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है इसको, ये भी इसमें नहीं आएगा। विदेशी अनुदान जो हमारा विनिमय अधिनियम होता है उसके तहत, तो ये भी इसके तहत भी नहीं आएगा, क्योंकि लोकपाल हमारा लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार संस्थाएं जो सभी संस्थाएं जो होंगी वो यहाँ पर विदेशी अनुदान जो विनिमय अधिनियम होती हैं जैसे फेरा, राइट, उनके तहत जो कंपनी होती है उसमें 10 लाख रुपए से अधिक तक का जो धन होता है वो प्राप्त करती हैं और उनके क्षेत्र से बाहर रखी गई हैं, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ से तीनों स्टेटमेंट इसके गलत हैं। तो आंसर क्या होगा 35 का वो हमारा आंसर जो जाएगा। पूछा सही कौन सा है, तो सही कौन सा है पूछा क्या इसमें? इसने पूछा कौन सा सही है ना। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से इसका कोई सही नहीं है, डी है ना, डी यहाँ से करेक्ट आंसर है, राइट। 36, वित्तीय आपात की घोषणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। केंद्र को राज्यों के वित्तीय मामलों में पूर्ण नियंत्रण यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। पहला यहाँ से स्टेटमेंट क्या होगा? 36 का पहला स्टेटमेंट हमारा जो यहाँ से रहेगा ये करेक्ट है, ठीक है। पहली बात यहाँ से सही है। दूसरा, पहली बात यहाँ करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर जो वित्तीय आपात है इसके दौरान केंद्र राज्यों को वित्तीय जो मामले होते हैं उससे पूर्ण नियंत्रण यहाँ से प्राप्त हो जाता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सभी धन विधेयक या अन्य विधेयक जो हमारे होते हैं राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं। सेकंड क्या होगा? सेकंड भी करेक्ट है, क्योंकि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सभी धन विधेयक को अन्य वित्तीय विधेयक जो होंगे उसमें राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना होता है। तीसरा, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उसके वेतन भत्ते में कटौती के निर्देश जारी कर सकता है। तीसरा क्या होगा? तीसरा भी हमारे से करेक्ट हो जाएगा। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 36 का आंसर यहाँ से हो जाएगा सभी सही है, मतलब यहाँ से सी। 37 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1, कथन 2, संविधानवाद समिति सीमित सरकार से संबंधित है। जो हमारा संविधानवाद होता है सीमित सरकार से संबंधित है, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से जो कथन है, पहला कथन यहाँ से करेक्ट है, सही बोला, क्योंकि संविधान जो हमारा वाद होता है सीमित सरकार से संबंधित होता है, राइट। दूसरा, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निषेध तत्व
संविधान वाक को लागू करते हैं। सेकंड यहाँ से हमारा गलत होगा, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, ये सरकार द्वारा प्रतिबंध या सीमाएं नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वे प्रवर्तनीय नहीं होते हैं और ये किसी भी देश के शासन को लेकर मूलभूत तत्व होते हैं। तो यहाँ से ये गलत है, ये नहीं लागू कर सकते हैं। तो आंसर हमारा क्या होगा? 37 का आंसर हो जाएगा यहाँ से सी। एक सही है और दूसरा गलत है। आंसर सी यहाँ से 37 का करेक्ट हो जाएगा। 38, हाल ही में किस संगठन ने वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक रिपोर्ट यहाँ पर जारी की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का ये विश्व आर्थिक मंच है जो इसने यहाँ पर जारी किया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आर्थिक और मंच को बोलते हैं फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, ठीक है, इसने यहाँ पर जारी किया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। मूल अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। पहला, ये सभी राज्य में मनमानी कार्रवाइयों के विरुद्ध यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारा हो जाता रहेगा ये 39 का करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, संसद साधारण अधिनियम द्वारा उन पर प्रतिबंध लगा सकती है। सेकंड यहाँ से हमारा गलत है, क्योंकि जो हमारा ये स्थायी नहीं, ठीक है, ये क्या है? ये स्थायी नहीं, संसद में इन्हें कटौती या निरसन कर सकती है, लेकिन ऐसा संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यहाँ पर किया जा सकता है, ना कि यहाँ पर इनकी साधारण बहुमत से। तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। तीसरा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व इनके कार्य क्षेत्र में सीमित नहीं करते हैं इसको। तीसरा क्या होगा? तीसरा स्टेटमेंट में हमारा गलत होगा, क्योंकि इसके कार्य क्षेत्र को दायरा जो होता है आर्टिकल 31 का कार्य होता है उसमें यहाँ पर बताया गया है, राइट। इनके अधिनियम में कुछ विनिमय जो होते हैं उसको जो मान्यीकरण है उसमें नवी जो सूची है उसमें यहाँ पर बताया गया था, और आर्टिकल 31 का जो हमारा ग नंबर है उसमें भी यहाँ पर बताया गया था कि इनकी जो विधि है उनके द्वारा यहाँ पर सीमित बताई गई है ना। यहाँ पर सीमित करने नहीं कर सकते तो गलत हो जाएगा। तो ये भी गलत है। ओनली 1 करेक्ट है 39 में। आंसर हो जाएगा हमारा 39 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर है, ठीक है। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है, याद रखना है। टॉपिक एक बार इसको आप रीड कर सकते हो, मूल अधिकार वाला जो एरिया टॉपिक है ये वाला इसको, ठीक है। तो आंसर हमारा 39 का ए करेक्ट है। 40 नंबर यहाँ से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1, संविधान की उद्देशिका संविधान के अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी। पहली बात क्या होगा? पहली बात यहाँ से हमारी जो रहेगी ये इसकी करेक्ट हो जाएगी। उद्देशिका को सबसे अंत में संविधान में समरूपता सुनिश्चित करने के लिए जोड़ा गया था। देखो यहाँ पर भी उद्देशिका के बारे में बात कर रहा है, संविधान को लेकर जोड़ा गया था, और ये भी बात कर रहे हैं कि सुनिश्चित करने के लिए ये बात जोड़ी गई थी। तो दोनों बात क्या इसकी व्याख्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 40 का। 41, हाल ही में विश्व के पहले क्रायोबॉर्न बेबी प्रवाल को निम्नलिखित में से किस स्थान पर सफलतापूर्वक बनाया गया या लगाया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का यहाँ से ये लगाया गया ग्रेट बैरियर रीफ, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में विश्व के पहले क्रायो जो हमारे बॉर्न जो बेबी प्रवाल है उनको लेकर यहाँ पर सफलतापूर्वक जो ग्रेट बैरियर रीफ है उसमें यहाँ पर लगाया गया है। प्रबल संरक्षण को लेकर यहाँ पर जो पुनर्बहाली है उसके संदर्भ में यहाँ पर ये लगाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारा ग्रेट बैरियर रीफ है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली है। ये भित्ति ऑस्ट्रेलिया के जो हमारे क्वींसलैंड है तट उसके समीप यहाँ पर कोरल सागर में स्थित है, ठीक है, याद रखना है। जो हमारा क्रायोबॉर्न प्रवाल है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये हमारा देखो ये जो होते हैं क्रायोप्रिजेंशन तकनीकी का उपयोग करके यहाँ पर इनको विकसित किया जा सकता है। ये प्रबल कोशिका और ऊतकों के अत्यंत निम्न तापमान पर फ्रीज भी कर सकते हैं इनको, राइट। तो याद रखना है। आंसर हमारा सी करेक्ट है। 42 देखते हैं। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, उद्देशिका में उल्लिखित है कि संविधान अपनी शक्ति संसद से प्राप्त करता है, राइट। पहली बात क्या है? गलत है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है ना, क्योंकि संविधान अपनी शक्ति भारत के लोगों के प्राप्त करता है, ना कि संसद के प्राप्त उनका उल्लेख जो संविधान की उद्देशिका से, तो गलत हो जाएगा। भारतीय संविधान एकमात्र ऐसा संविधान है जिसकी शुरुआत उद्देशिका से होती है। सेकंड क्या होगा? सेकंड भी गलत है, क्योंकि अमेरिका संविधान जो होता है हमारा उद्देशिका के साथ प्रारंभ होने वाला संविधान होता है, लाइक भारत यहाँ पर नहीं, तो यहाँ गलत हो जाएगा। सही पूछा है तो कोई नहीं, डी 42 का आंसर है। 43 यहाँ से देखते हैं। इसमें 43 है निम्नलिखित पर विचार करना है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, ये सब में से बोला है कितने अधिनियम जो है मूल कर्तव्य के यहाँ पर कार्यान्वयन को प्रभावित करेंगे, है ना। मूल कर्तव्य के जो कार्यान्वयन होंगे उनको प्रभावित करते हैं इनमें से कितने अधिनियम, राइट। देखो इनमें से हमारे जितने सभी चारों अधिनियम है ये सभी चारों अधिनियम क्या होंगे? मूल कर्तव्य के जो कार्यान्वयन होता है इनको प्रभावित करते हैं। एक तो राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय जो हमारा लोक प्रतिनिधि अधिनियम होता है ये, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, और विधि हमारा जो कार्यकलाप जो निवारण अधिनियम है 1967 की है। तो आप देखो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप लिख सकते हो कि हमारे मूल कर्तव्यों में, ऐसे करके लिखोगे मूल कर्तव्यों में कार्यान्वयन से प्रभावित हमारे जो अधिनियम है ये, ऐसे करके लिखोगे। 4 अधिनियम जो है चारों आप ऐसे करके लिख लोगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नई बात है यहाँ पर ये, राइट, याद रखना है। तो आंसर हमारा 43 का क्या हो जाएगा? 43 का डी, सभी चारों यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएंगे इसके।
आगे देखते हैं क्वेश्चन 44, एकदम फैक्चुअल पॉइंट है, याद रखना है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार और राज्य के नीति से तत्व के बीच संतुलन की आधारशिला पर आधारित है। ये आपस में सामाजिक क्रांति के वादे से जुड़े हुए हैं और ये रथ को दो पहियों के समान यहाँ पर और समान रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं। इनको एक दूसरे के पूर्ण प्राथमिकता देना संविधान की मूल भावना का महानन होगा। ये परिच्छेद होगा, ये उच्चतम न्यायालय से किस निर्णय में प्रतिबंधित होगा, ठीक है, प्रतिबिंबित होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का, ये हो जाएगा मिनर्वा विल्स, जो हमारा निर्णय था उसको लेकर के, ठीक है। क्वेश्चन 45, निम्नलिखित में से किस उपाय द्वारा भारत अपना क्षेत्र किसी अन्य पड़ोसी देश को अध्यर्पित कर सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 के यहाँ से, ये कर सकता है। देखो, भारतीय जो क्षेत्र है ये केवल अनुच्छेद हमारा 368 है, उसके तहत संविधान के संशोधन का लेकर जिन्हें दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से यहाँ पर पारित होना आवश्यक होता है, वो करके ही यहाँ पर किसी विदेश को अध्यर्पित कर सकता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 45 का बी, यहाँ से करेक्ट है। 46 है, निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 में उपबंधित किए गए। करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 के यहाँ से, ये किए गए। एक तो पहला हमारे यहाँ से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर केंद्र में द्वैध शासन का उन्मूलन, ये गलत है, क्योंकि प्रांतीय में द्वैध शासन का उन्मूलन किया गया था ना कि केंद्र में, तो गलत हो जाएगा। कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है ना, सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, सही बात बोल रहा है। तीसरा, भारत में से बर्मा का पृथक्करण, ये भी हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पर क्या, ये हमारे 1935 में उपबंधित किए गए थे। एक पॉइंट और लिख सकते हो, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता स्थापित करना, चौथा पॉइंट आप नोट कर सकते हो यहाँ पर। पांचवा पॉइंट नोट कर सकते हो यहाँ पे, जो विधानसभा है उसके आकार में वृद्धि और मताधिकार का विस्तार, ये भी यहाँ पर जोड़ सकते हो। छठे नंबर में पॉइंट जोड़ सकते हो आप, जो भारतीय परिषद है उसका अनुमोदन और उसके स्थान पर एक सलाहकार निकाय की स्थापना करना। तो टोटल 3 पॉइंट यहाँ पे और जोड़ लो और 2 पॉइंट, 5 पॉइंट आपके यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से जो आंसर होगा बी 46 का करेक्ट आंसर है। 47, निम्नलिखित में से कौन सी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली विशेषता में से कौन सी नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का यहाँ से आपका उत्तरदायी सरकार, ठीक है, उत्तरदायी सरकार यहाँ से हमारा ये विशेषता इसकी नहीं होता है। दो हमारी अध्यक्षीय शासन प्रणाली होती है, उसके क्या गुण होते हैं, देखो उसके गुण होते हैं, पहली बात वह स्थिर सरकार होना, दूसरा नीतियों में उसकी निश्चितता होना, क्या निश्चित इसकी है, निश्चितता होगी, ठीक है। तीसरी बात जो हमारी होती है कि शक्तियों का पृथक्करण पर आधारित होता है, राइट। और चौथी बात यहाँ पर जो होती है, ये विशेषज्ञों द्वारा सरकार का संचालन, ये चारों बातें क्या हमारी अध्यक्षीय जो शासन प्रणाली होती है उसके बात को बताती है, राइट। तो यहाँ से जो हमारा गैर उत्तरदायी सरकार है यहाँ पर ये होना चाहिए था, ना कि उत्तरदायी सरकार, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर हमारा क्या है 47 का आंसर जो होगा यहाँ से ये हो जाएगा सी। 48 देखते हैं, भारत सरकार के किसी व्यक्ति को देशीकरण द्वारा नागरिकता प्रदान की जाती है, प्रदान कर सकती है यदि वह क्या है ना, देखो यदि वह उसे नागरिकता प्रदान की जाती है यदि वो भारत में निवास करने वाला या भारत सरकार द्वारा उसे अंतर्देशीय संगठन के कार्य अधीन कार्य करने का आशय रखता हो, एक तो ये हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ से हो जाएगी, वह नागरिकता हेतु आवेदन करने से ठीक पहले 12 महीने की अवधि को 14 वर्ष तक यहाँ पर कम से कम 11 वर्षों के लिए भारत में निवास कर चुका हो। ये दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से जो रहेंगे देशीकरण के दौरान पर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। पहला वाला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा गलत हो जाएगा इसका 48 का, राइट, क्योंकि यहाँ पर कला विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा प्रदान करने के लिए नागरिकता प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है, यहाँ पर गलत हो जाएगा। ओनली 2, 3 करेक्ट है, आंसर हो जाएगा 48 का 2, 3 मतलब बी। 49 देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत उपबंधित राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल को भारत के किसी विशेष भाग में ही सीमित कर सकता है ना। पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट है। दूसरा, राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा कर सकता है, गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये ऐसा नहीं कि यहाँ पर जब वो कहेगा तभी, क्योंकि राष्ट्रपति जो आपातकाल है उसकी घोषणा केवल मंत्रिमंडल में लिखित सिफारिश के प्राप्त उपरांत यहाँ पर कर सकता है। इसका तात्पर्य है कि जो आपातकाल की घोषणा होगी केवल मंत्रिमंडल की सहमति से ही नहीं हो सकती है ना, मात्र प्रधानमंत्री की जो हमारी जो सलाह उससे, तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, आंसर 49 का ए। 50 नंबर, निम्नलिखित में से किस बात में निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने माना था कि उद्देश्य का मूल भू संरचना का हिस्सा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 का यहाँ से ए, ये SR बोम्मई जो बात था उसमें बताया था। 51, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय व्यवस्था की तुलना में अध्यक्षीय व्यवस्था लाभ माने जा सकते हैं, है ना, अध्यक्षीय व्यवस्था में अधिक लाभ माने सकते हैं संसदीय व्यवस्था की तुलना में। तो आंसर हो जाएगा 51 में हमारा, एक तो पहला अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करना और स्थिर सरकार, है ना, ये भी हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और तीसरा, कार्यपालिका और विधायिका के मत टकराव की कमी, ये हमारा गलत होगा स्टेटमेंट, क्योंकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का पृथक्करण टकराव को कम करने के बजाय बढ़ा सकता है, विशेष रूप से उन
जो हमारी स्थिति है जहाँ पर भी कार्यपालिका और विधायिका के विभिन्न जो राजनीतिक दल होते हैं उनके बहुमत हों। ठीक है, तो यहाँ से ये कमी नहीं होगी, है ना, ये बढ़ा सकता है और इसको कमी नहीं करेगा। तो 1 2 करेक्ट है, आंसर 51 का बी सही है। 52 देखते हैं, 52 है, राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राष्ट्रीय आपातकाल हटाने के लिए संसद की मंजूरी आवश्यक होती है। पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा गलत है ना, गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है राष्ट्रीय आपातकाल की जो उद्घोषणा होता है किसी भी समय दूसरी उद्घोषणा के द्वारा पर वापस ले सकता है। पहला गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि 3 वर्ष होती है, ये हमारा ये भी गलत है, क्योंकि यदि संसद दोनों सदनों में अनुमोदित किया जा सकता है तो आपातकाल 6 महीने तक और जारी रह सकता है। इसी प्रकार हर 6 महीने की जो मंजूरी पर संसद की जिसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा दोनों। आंसर 52 का सही पूछा है तो कोई नहीं सही है। 53 निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। अन्न चक्र, स्कैन, अमृत ज्ञान कोष। ठीक है, देखते हैं इसको 53 को। यहाँ पर देखो पहला स्टेटमेंट है, पहला बोला है अन्न चक्र जो हमारा था सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति श्रृंखला और अनुकूल हेतु यहाँ पर उपकरण होता है, हमारा करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट स्कैन क्या होता है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत राज्यों के लिए सब्सिडी के दावे की प्रक्रिया को सरल बनाता है, ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तीसरी बात अमृत ज्ञान कोष, अमृत ज्ञान कोष हमारा तीसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो अमृत ज्ञान कोष हमारा है ये हमारा जो पेंशन मंत्रालय है उसके तहत यहाँ पर इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य होता है कि भारत में लोक प्रशासन होते हैं उसके लिए संबंध में जो संबंधी प्रशिक्षण है देना और क्षमता और मजबूत जो उनकी क्षमता है उनको बनाना। ठीक है, यहाँ पर डिजिटल प्लेटफॉर्म को लेकर ये बनाना, ये गलत हो जाएगा। तो 1 2 करेक्ट है, 53 का आंसर यहाँ से हो जाएगा बी, केवल 2 सही है। 54 देखते हैं, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से केवल भारतीय नागरिक के लिए उपलब्ध हैं और गैर नागरिकों विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 54 का यहाँ से आपका पहला यहाँ से गलत है, निजता का अधिकार है ना, निजता का अधिकार जो हमारा है पहला गलत हो जाएगा, ये नहीं है। राइट, दूसरा यहाँ से वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। राइट, सेकंड क्या होगा? सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से हमारा जो रहेगा ये करेक्ट है। तीसरा धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, तीसरा क्या होगा? तीसरा भी हमारा गलत, ये भी नहीं होगा। शांतिपूर्वक सम्मेलन का अधिकार, ये हमारा करेक्ट होगा। तो कितने सही है? तुम्हारे आंसर हो जाएंगे सही 2 और 4, सी यहाँ से 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो हमारे इस जो पूछा है क्वेश्चन उसके हिसाब से। ठीक है, तो देखो यहाँ से 54 क्वेश्चन हमने यहाँ से कर लिए, और जो 55 क्वेश्चन है 55 से लेकर 100 नंबर क्वेश्चन तक है वो मैं आपको दूसरे पार्ट में डिस्कस करूँगा। ठीक है, पार्ट नंबर 2 में डिस्कस करेंगे, ये कल डिस्कस करेंगे पार्ट 2। उसके बाद जो अगला टेस्ट स्टार्ट करेंगे टेस्ट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे फिर वो। ठीक है, इस टाइप से जितने भी टेस्ट है वो स्टार्ट करेंगे, यूपीएससी के जो टेस्ट सीरीज है उसका। और देखो एक बात और यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये भी यूपीएससी का जो विजन का टेस्ट सीरीज है ये चल रहा है। राइट, अभी मैं यूकेटी जो अपनी कोचिंग है क्लासेस इसका भी मैं लेके आने वाला हूँ। राइट, तो इसका लेके आऊँगा, जो पहला टेस्ट रहेगा वो ज्योग्राफी करेगा, पूरा 100 क्वेश्चन का पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा। सिलेबस में बता दूंगा क्या क्या सिलेबस है। राइट, उसके अकॉर्डिंग में यहाँ पे जो पेपर है यूकेटी का भी लेके आने वाला हूँ, ज्योग्राफी का पहला पेपर। ठीक है, 3 से 4 दिन में। ठीक है, तो जल्दी स्टार्ट करेंगे दोनों यहाँ पर टेस्ट सीरीज। तो देखते रहिए, कोई डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। राइट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।